नमस्कार, मैं हूं एमएस चौहान और आप देख रहे हैं आराध्या डिजिटल लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। आराध्या डिजिटल लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम डिस्कस करेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में। सीडीपी का यह मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है और इस टर्म से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों में इन दो टर्म के बीच के अंतर को समझने में थोड़ी समस्याएं भी होती हैं, इसलिए आज हम इस सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में। डाइवर्जेंट थिंकिंग वर्सेस कन्वर्जेंट थिंकिंग। देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डाइवर्जेंट थिंकिंग है, इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन, और कन्वर्जेंट थिंकिंग को क्या कहते हैं, अभिसारी चिंतन। ठीक है, अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन में अंतर क्या है? तो अपसारी चिंतन जो है वह एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होता है, एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होता है। यह किसी समस्या का पूरा अवलोकन करने के बाद नतीजा प्रदान करता है। यानी इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। जब एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होता है तो इसका मल्टीपल डायमेंशन वाले फिगर में हम जाएंगे, इस तरह के फिगर में। यानी यहां पर अगर एक बिंदु में हम प्रॉब्लम को रखें तो इसका मल्टीपल सॉल्यूशन कहलाएगा, है ना। यानी किसी एक समस्या का अलग अलग समाधान हो सकता है। तो इस डायग्राम को आप याद रखेंगे। क्लियर है। अब ये कह रहा है अभिसारी में कि अभिसारी चिंतन सिर्फ एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। यानी यहां पर अगर एक बिंदु पर केंद्रित की बात की जा रही है तो यहां पर कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है हमारा और अलग अलग प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन, है ना, या अलग अलग क्वेश्चंस का एक ही आंसर, ये भी कह सकते हैं। क्लियर है ना। अलग अलग क्वेश्चंस के जब एक ही आंसर हो, है ना, सिंगल, इसको क्या कह सकते हैं, सिंगल सॉल्यूशन। तो जब सिंगल सॉल्यूशन की बात हो तो वो क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग, है ना। और जब मल्टीपल सॉल्यूशन की बात हो, क्या, मल्टीपल सॉल्यूशन की बात हो तो क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्लियर है। यहां समझ पा रहे होंगे कि यहां पर देख पा रहे हैं कि जब यह मल्टी डायमेंशनल फिगर बने तो यह फिगर किसका होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग का। और जब सारी बिंदु किसी एक बिंदु पर मिलती हो, यानी यहां पर अभिसारी चिंतन का मतलब क्या है, सिर्फ एक बिंदु पर केंद्रित। अब देखिए यहां पे एक बिंदु पर सारी केंद्रित हो रही है तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग कहलाएगा। इसको और भी विस्तार से समझते हैं। देखिए यहां पर अपसारी चिंतन, जब किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर दिया जाता है तो इसे अपसारी चिंतन कहते हैं। और अभिसारी चिंतन, केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना अभिसारी चिंतन कहलाता है। इसमें अधिक विकल्पों और विचारों के फैलाव को स्थान नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमने एक प्रश्न आपसे पूछा कि हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहां पर अगर हम इस प्रश्न को 10 बच्चों से भी पूछेंगे तो 10 बच्चों का जवाब एक ही आएगा, है ना। 10 बच्चों का जवाब जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सेम होगा, है ना। यानी सिंगल सॉल्यूशन, वो क्या बोलेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अगर हम इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछें, अगर हमने ये पूछा किसी बच्चे से प्रश्न कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवनी पर प्रकाश डालें, तो अगर 10 बच्चों से यह प्रश्न पूछा गया है तो 10 बच्चे उनकी जीवनी पर जो प्रकाश डालेंगे उनमें उनकी जो लेखन क्षमता होगी वो अलग अलग होगी। क्लियर है। तो अलग अलग क्यों होगी, क्योंकि यह मल्टीपल सॉल्यूशन की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना, मल्टीपल डायमेंशन की बात कर रहा है। और सभी का जो विचार और विकल्प है वो भी क्या क्या अलग अलग दिशाओं में वो अपने आप के अपनी भावनाओं को, अपनी लेखन शैली को व्यक्त कर रहे हैं। क्लियर है। तो जब भी बात होगी अलग अलग दिशाओं की, है ना, तो किसका होगा, अपसारी चिंतन। जब भी होगी केंद्रित बिंदु की बात होगी तो अभिसारी चिंतन होगा। क्लियर है। चलिए इसको और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। जॉय पॉल गिलफोर्ड, इनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि यही वो शख्स हैं, यही वो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस टर्म को दिया था, क्या, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। और कब दिया था इन्होंने, 1956 में। यहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग कंसेप्ट गिवन बाय, तो क्या हो जाएगा, जेपी गिलफोर्ड। और कब दिया था, 1956 में। यहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देख लेंगे।
अब यहाँ पे अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन को समझते हैं। यहाँ पर दिया गया भाई क्वेश्चंस है, बीच में सेंटर में क्या है, क्वेश्चंस है और आइडियाज बहुत सारे हैं। क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पर कौन ओपन एंडेड है और कौन सा क्लोज एंडेड है। देखिए ये वाला जो है यहाँ पर इसको क्या कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एक है, आइडियाज डिफरेंट है, तो ये क्या है, ओपन एंडेड है। क्योंकि आप देखें तो ये किस तरह का डायग्राम बन रहा है, ये देखिए, है ना, इसका फैलाव जो है या एक बिंदु से कई बिंदु, यानी एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन है, तो इसको क्या कहेंगे, ओपन एंडेड, ओपन एंडेड। तो यहां पर यह भी एक कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, ओपन एंडेड रिलेटेड टू, तो हम बोलेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग। और ये वाला क्या है, क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड। और अगर प्रश्न आ जाए क्लोज एंडेड रिलेटेड टू, तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्योंकि देखिए क्लोज है, यहाँ पे आंसर है और इस सारे फैक्ट्स का एक ही आंसर है। जैसे मैंने आपको बताया था सारे फैक्ट्स का एक ही आंसर है। जैसे अगर हम यहाँ पे बोल दें 4 + 4 = व्हाट, तो यहाँ पर इस प्रश्न को अगर हम 10 स्टूडेंट्स से पूछेंगे या 100 बच्चों से भी पूछेंगे तो इसका जवाब क्या आएगा, 8 ही आएगा, दूसरा कोई जवाब नहीं आएगा। यानी सभी का जवाब एक ही केंद्र बिंदु पर यहां पर क्या हो जाएगा, आके स्थिर हो जाएगा। तो जब एक ही केंद्र बिंदु पर स्थित हो जाएगा तो क्या हो गया, ये क्लोज एंडेड, यानी सभी का जो एंडिंग पोजीशन क्या आ रहा है आंसर में, सभी का एंडिंग पोजीशन यहां पे 8 ही आ रहा है। क्लियर है, इसलिए इसको क्लोज एंडेड कहते हैं। और क्लोज एंडेड किससे रिलेटेड होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग से होता है। यही चीज यहाँ पे ओपन एंडेड में हमने बताया था आपको कि कोई भी एक रिजल्ट, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि कोई वैल्यू है, दो वैल्यू को लेकर के मान लीजिए 12 का कोई रिजल्ट निकालना है, तो यह दो वैल्यू फिक्स नहीं हो सकता है। अगर इस दो वैल्यू को पुट करने के लिए, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को पुट करने के लिए बच्चों से बोला जाए और 5 बच्चों, अलग अलग बच्चों से यह प्रश्न किया जाए, तो अलग अलग बच्चों का जवाब अलग अलग हो सकता है। 6 + 6 = 12, 7 + 5 = 12 हो सकता है, 8 + 4 = 12 हो सकता है, 9 + 3 = 12 हो सकता है, और भी बहुत तरीके से 12 हो सकता है। यानी यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर एक ही इसका देख रहे हैं आप, ये बेसिकली इस रिजल्ट के लिए अलग अलग बच्चों से पूछने पर इसका जवाब किसी एक केंद्र बिंदु पर नहीं टिका हुआ है, बल्कि यह अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशन यहां मिल रहे हैं, इसलिए इसको ओपन एंडेड कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपन एंडेड कहते हैं। भाई ये भी सही है, 9 + 3 = 12, 8 + 4 = 12, 7 + 5 = 12, 6 + 6 = 12। तो यहां पर कोई यहां पर क्लोज एंडेड नहीं है, बल्कि यहां ओपन एंडेड है, अलग अलग बच्चों में। अब इस तरह के जो बच्चे होंगे, यहां पर देखो रोट लर्निंग नहीं, यहां पे रोट लर्निंग को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, यहां पे किसको बढ़ावा मिल रहा है, यहां पे बढ़ावा मिल रहा है क्रिएटिविटी को, है ना। यहां बच्चे क्रिएटिव हैं और यहां पर जो बच्चे हैं बेसिकली उन्होंने क्या किया है, अपने ब्रेन का इस्तेमाल किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी यहां पर ये चीजें जो है ये ओपन एंडेड में आ जाएगा। क्लियर है, तो आप बेहतर समझ पाए होंगे क्या है क्लोज एंडेड और क्या है ओपन एंडेड। चलिए नेक्स्ट और कुछ अंतर को समझते हैं जो पेपरों में पूछे जाते हैं। जैसे इन्वॉल्व्स जनरेटिंग क्रिएटिव आइडियाज टू एक्सप्लोर मेनी पॉसिबल सॉल्यूशन। जैसे आपको अभी बताया हमने कि यहां पर क्या क्रिएट हुआ, मेनी पॉसिबल सॉल्यूशन यहां पर क्रिएट हुआ, यानी यहां पे जो पॉसिबल सॉल्यूशन 12 के लिए वो 6 + 6 भी हो सकता है, 7 + 5 भी हो सकता है, 8 + 4 भी हो सकता है, 9 + 3 भी हो सकता है। इसलिए इसको किस में रखेंगे, इसको डाइवर्जेंट थिंकिंग में रखेंगे। क्लियर है ना। दूसरा है इन्वॉल्व फाइंडिंग द मोस्ट इफेक्टिव आंसर टू ए प्रॉब्लम। अब यहां पे देखिए मोस्ट इफेक्टिव आंसर यही होगा 4 + 4। अगर इस इक्वेशन को या इस कैलकुलेशन को किसी से भी पूछेंगे 50 बच्चों से, 100 बच्चों से, सबका क्लोज एंडेड आंसर आने वाला है, वो क्या रहेगा, 8 ही आएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। दूसरा क्या है, मल्टीपल सॉल्यूशन। अब देखो यहां पे क्या हुआ, मल्टीपल सॉल्यूशन ही दिया ना, मल्टीपल सॉल्यूशन 12 का मल्टीपल सॉल्यूशन 6 + 6, 7 + 5, 8 + 4, 9 + 3। लेकिन यहां पे देखो सिंगल सॉल्यूशन है, 4 + 4 का और कोई सॉल्यूशन नहीं है, यही सॉल्यूशन है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, जब भी आएगा 8 ही आएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिंगल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। यूजेज इंडक्टिव रीजनिंग, इसमें कौन सा रीजनिंग इस्तेमाल होता है, डाइवर्जेंट में इंडक्टिव और इसमें कन्वर्जेंट में डिडक्टिव रीजनिंग। क्वेश्चंस पूछ देगा, है ना, डिडक्टिव रीजनिंग रिलेटेड टू, तो आपको हमेशा जवाब देना है क्या, अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड है। और इंडक्टिव रीजनिंग किससे है, इंडक्टिव रीजनिंग हमेशा अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड है। और कुछ टर्म है जैसे स्पॉन्टेनियस या फ्री फ्लोइंग या नॉन लीनियर, अगर ऐसा टर्म आता है तो ये सारे शब्द किससे जुड़ेंगे, सारे के सारे डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ेंगे। याद रखिएगा पेपर में एक्यूरेट, स्पीडी और लॉजिकल इन टर्म से क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। इन टर्म को जहां भी आप देखें इसका कनेक्शन आप कन्वर्जेंट से
जोड़ दें, है ना। अच्छा, जो क्रिएटिव होता है या जिसमें हम मल्टीपल सॉल्यूशन देते हैं उसमें समय भी ज्यादा लगेगा, इसलिए ये क्या होता है, टेक्स मोर टाइम, ये ज्यादा समय लेता है। क्लोज इंडेड वाले में समय कम लगता है ना। क्लोज इंडेड में तो डायरेक्ट सिंगल सॉल्यूशन की बात होता है, सिंगल आंसर की बात होती है, तो यहां पे कम समय लगता है। इमेजिनेशन यहां ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर क्रिएटिव है ना। क्रिएटिव शब्द में जो सृजन करने की बात आती है, नए चीजों को सृजन करने की बात आती है, मल्टीपल सॉल्यूशन की बात आती है, तो जब भी मल्टीपल सॉल्यूशन की बात आएगी तो समय ज्यादा लगेगा और ऐसी चीजों को करने में, है ना, क्या होता है, बच्चा कल्पनाशील होगा, है ना, इमेजिनेटिव आइडिया वाला होगा, तभी वो कर सकता है। और ऐसे बच्चे क्या होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं। यहां पे लॉजिक की बात है ना, यहां पे लॉजिक लगता है, इसलिए ये वाला जो पार्ट है कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। पूछ दिया जाएगा इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग, आपका जवाब हमेशा होना चाहिए इंटेलिजेंस का रिलेशन किससे है, कन्वर्जेंट थिंकिंग से है, और क्रिएटिव का रिलेशन किससे है, यह होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग से। क्लियर है। यहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए आगे शब्द आ जाए क्रिएटिव, हॉरिजॉन्टल थिंकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये शब्द आए तो आप समझ लीजिए कि किसकी बात कर रहे हैं, या डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहे हैं। ओपन एंडेड, ये सारा बताएगा आपको किसकी बात हो रही है, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात हो रही है। क्रिएटिव थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकर वाले होते हैं, लेटरल थिंकिंग ये भी डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले होते हैं, और ब्रेन में इसका जगह कौन सा होता है, राइट हेमिस्फीयर। ठीक है। अगर हम कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करें तो क्रिटिकल, वर्टिकल, एनालिटिकल, लीनियर थिंकिंग, ये किसका हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करेगा। क्लोज इंडेड किसकी बात करेगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करेगा। इंटेलिजेंस अभी समझाया आपको, इंटेलिजेंस किससे रिलेटेड है, इंटेलिजेंस एंड क्लोज इंडेड रिलेटेड टू कन्वर्जेंट थिंकिंग। लीनियर थिंकिंग इज रिलेटेड टू कन्वर्जेंट थिंकिंग। लेफ्ट हेमिस्फीयर इसका ब्रेन में जगह होता है ना, किससे संबंधित है, लेफ्ट हेमिस्फीयर रिलेटेड टू कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड राइट हेमिस्फीयर रिलेटेड टू डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्लियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जितने भी टर्म आप देख रहे हैं, ये सारा जो टर्म है ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए हमने इसको अलग अलग तरीके से लिखा है, ताकि इन अलग अलग टर्म को देकर के आपसे पूछ दिया जाएगा कि ये टर्म किससे रिलेटेड है, कन्वर्जेंट से रिलेटेड है या डाइवर्जेंट से रिलेटेड है। अब कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं इस पर आधारित, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, चाहे वो सीटेट हो, डीएसएसबी हो, केबीएस है, एनबीएस है। तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू, देखिए ये प्रश्न है, अभी आपको बताया आउट ऑफ द बॉक्स, यानी आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब हो गया अलग अलग दिशाओं में, है ना, कोई फिक्स ना हो, यानी अलग अलग दिशाओं की अगर ये बात कर रहा है तो अलग अलग दिशाओं का मतलब क्या हो गया कि भाई एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन हो, और मल्टीपल सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, यहां पर यहां मल्टीपल सॉल्यूशन का मतलब हो गया क्या, डाइवर्जेंट थिंकिंग, है ना, डाइवर्ट कर रहा है, ये डाइवर्ट हो रहे हैं सारे, तो यानी ये किसकी बात करेगा, ओपन एंडेड की, ओपन एंडेड सॉल्यूशन की बात करेगा। और जब ओपन एंडेड सॉल्यूशन है तो किससे रिलेटेड होगा, मेमोरी बेस्ड, नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग। जी हाँ, ये आपका जवाब हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। कन्वर्जेंट थिंकिंग ये नहीं होगा क्योंकि ये तो क्लोज एंडेड होता है, कंसिस्टेंट थिंकिंग ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। अब देखिए कंसेप्ट को समझने के बाद क्वेश्चन कितना आसान लगता है। दूसरे प्रश्न को लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। देखो क्रिएटिविटी शब्द ही आ गया, अब यहां पर क्रिएटिविटी जो शब्द है इसका संबंध किससे होगा, अभी आपको बताया ओपन एंडेड से, ठीक है ना, मल्टीपल सॉल्यूशन से, मल्टीपल सॉल्यूशन से, है ना, और ये किस प्रकार का थिंकिंग होगा, क्रिएटिव, ये जब मल्टीपल सॉल्यूशन हो गया, ओपन एंडेड हो गया, तो ये किससे रिलेटेड होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहा है, तो जवाब में क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ए इज द राइट आंसर। इसका क्या होगा, ए इसका, यानी बी, सी और डी गलत होगा। व्हाट इज क्रिएटिविटी, अब तो क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी क्या है, क्रिएटिविटी एबिलिटी टू आइडेंटिफाई और प्रिपेयर ओरिजिनल एंड डाइवर्जेंट सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। भाई एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, क्या करना, एक एबिलिटी आप में होनी चाहिए, एक ओरिजिनल आइडियाज को आइडेंटिफाई करना, और सॉल्यूशन को मल्टीपल सॉल्यूशन के तौर पे देखना। यही तो है कि जब हम एक डायमेंशन से अलग अलग डायमेंशन में चीजों को समझ रहे होते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग। और डाइवर्जेंट थिंकिंग का जो संबंध है वो किससे है, क्रिएटिव से है, किससे है, क्रिएटिव से। तो हमारा क्या जवाब हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, यानी बी भी यहाँ नहीं होगा। ए फॉर्म इज इंटेलिजेंस दैट रेफर्स टू द स्किल दैट डिपेंड, ये भी नहीं होगा। अ फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस दैट डिपेंड्स
हैवली ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यह भी नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा सबसे सटीक जवाब है वो इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, टीचर कैन इनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक क्रिएटिवली बाय, कैसे क्रिएटिव होंगे? आस्किंग देम रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन, नहीं, ये तो मेमोरी रेक्टिफिकेशन बेस्ड हो जाएगा। गिविंग देम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये तो कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का मतलब हो गया क्लोज एंडेड, है ना, ये भी नहीं होगा। आस्किंग देम टू थिंक ऑफ डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, बिल्कुल, किसी एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन के बारे में अगर सोचा जा रहा है तो यह डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा, है ना, यह क्या होगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा। तो यह वाला जो जवाब है यह सही होगा। क्या? आस्किंग देम टू थिंक ऑफ डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी एक समस्या को अलग अलग तरीके से सॉल्व करने की कैपेसिटी हो, है ना, अलग अलग तरीके से वो सॉल्व कर सकता है। आस्किंग देम टू मेमोराइज आंसर, यह भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा इसका? सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यह था कुछ प्रश्न जो कि डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट सिर्फ इस दो टर्म पर आधारित प्रश्न थे। तो आज का टॉपिक आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे जल्द ही अगली क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।